Hello, my dear students of class 8. So let us continue with this chapter of physics, heat transfer. हमने अभी तक 4 lectures कर लिए हैं और अभी हम lecture 5 start करने जा रहे हैं इस वीडियो में. The link of the playlist which contains all the previous lectures is given in the description box of this video. तो अगर previous lectures को नहीं देखे हो तो पहले उनको देख लो. lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4 ये सारे देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना जो लेक्चर 5 है. राइट. सो ऑलवेज मूव इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तुम देखना कि चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस टॉपिक, explanation of thermal expansion of solids on the basis of molecular motion. ठीक है, तो हमने लेक्चर 4 में पढ़ लिया था थर्मल एक्सपेंशन इस टर्म का मतलब, और हम अभी बात कर रहे हैं सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन. यानी जब सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. लेट मी रिमाइंड यू ऑल दैट लेक्चर 4 में, द प्रीवियस लेक्चर, वहां पर हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर जस्ट द पैराग्राफ अबव, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. इन तीनों का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में या स्कूल के जो टेस्ट्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें कई बार फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है इनका डेफिनेशन. दिस ऑल्सो यू हैव, I hope you have understood because I have explained you in lecture 4. Now let us continue. On heating a solid, the average kinetic energy of molecules of the solid increases. This is nothing new. You know it that when you heat a body, heat a solid, the average kinetic energy of all the molecules will increase. They start vibrating about their mean positions with a larger amplitude. तो kinetic energy बढ़ जाने से क्या होगा, उनका जो vibration है वो भी rapid हो जाएगा और लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा. लार्ज एम्पलीट्यूड से, पहले जो वाइब्रेशन हो रहा था उसकी एम्पलीट्यूड छोटी छोटी थी, अभी ज्यादा एम्पलीट्यूड. मतलब कि अगर इस स्क्रीन में देखो, एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, सॉलिड का मॉलिक्यूल. तो पहले अगर वो इस तरह से मूव कर रहा था, एक बार आगे एक बार पीछे ऑक्सीलेट कर रहा था या वाइब्रेट कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा. मतलब वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑन आइदर साइड. पहले का जो डिस्प्लेसमेंट था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट. सपोज ये जो भी डिस्प्लेसमेंट था x यूनिट्स, और अभी देखो ये इतना डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज मोर देन, ग्रेटर देन x यूनिट्स. यानी द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन. ये जो सेंटर में जिसका पोजीशन है इसको बोलेंगे मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ये एक ही पार्टिकल है, अपने मीन पोजीशन पर है, फिर अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, उसके बाद वापस से मीन पर आया और फिर से अपना एक उस साइड का एक्सट्रीम पोजीशन में गया, दूसरे साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर से मीन पर आया. दैट मीन्स मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, से दूसरा एक्सट्रीम, से फिर मीन. दिस इज हाउ अ बॉडी विल ऑक्सीलेट वेरी फास्ट or vibrate very fast. So this maximum displacement of a particle on either side of its mean position is known as amplitude. तो वो बढ़ जाएगा. अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो जो मॉलिक्यूल है सॉलिड में उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा. The result is that their mean positions change such that intermolecular separation between the molecules increases. अब कॉमन सेंस लगाओ कि एक दूसरे को धक्का ज्यादा मार रहा है मॉलिक्यूल्स, यानी वाइब्रेशन बढ़ गया. The neighboring molecule will get hit by the its neighboring molecule with a greater force. धक्का ज्यादा मार रहा है, इसके वजह से, धक्का के वजह से उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स उससे दूर चले जाएंगे. Isn't it? If each and every molecule starts vibrating with greater amplitude, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर चले जाएगा क्योंकि धक्का ज्यादा हो रहा है. धक्का की वजह से सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे कि उसका स्टेट ही चेंज हो जाए, वो सॉलिड ही रहेगा. लेकिन हर मॉलिक्यूल पहले के मुकाबले अपना डिस्टेंस दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा इंक्रीज कर लेगा. इन अदर वर्ड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, बट द स्टेट डज नॉट चेंज ओवर हियर. ऐसा मत सोचना कि बहुत दूर चले गए तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, ऐसा बात नहीं है.
इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जरा सा बढ़ा, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से दूर दूर, मतलब कि सॉलिड एज अ होल फैल गया। समझ में आया? दिस इज हाउ द सॉलिड विल एक्सपैंड, द होल सॉलिड एज अ होल, the whole solid will expand because each and every molecule will go far away from its neighboring molecules. So the intermolecular separation between the molecules increases, thus the solid expands equally in all directions. This is the molecular motion explanation on the basis of molecular motion. Okay, of which topic? Of this topic, thermal expansion of solids. So expansion solids में कैसे होता है, इसका मॉलिक्यूलर मोशन के बेसिस पर हमने अंडरस्टैंड कर लिया टॉपिक को। अब एक एक्सपेरिमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। The thermal expansion in solids can be demonstrated by the following experiments. So let's jump to the experiments. This is the, ball and ring experiment, very, very common experiment. Okay, you can find some YouTube videos, YouTube shorts are also present. Okay, by different YouTubers, they are doing this experiment, and this is a very, simple experiment, but we definitely need this setup. Otherwise, this experiment is very easy to understand. What you see over here, if you see that there is a metal ball, can you see? एक metal ball है और वो यहाँ chain से लटक रहा है. This metal ball is suspended with the help of a chain attached to it, and this is, stand. It is attached to a stand. Okay, and if you see, there is a ring that is also attached to this stand, and this ring has a diameter such that, ध्यान से सुनना, this ring has the diameter such that the ball, this metal ball, is just passing through this ring. What is the meaning of just passing through this ring? इसका मतलब metal ball ring से, ring का diameter और metal ball का diameter कुछ ऐसा है कि metal ball ring से आर पार तो चले जा रहा है, देखो यहाँ पे ring से ऐसे पार कर जाएगा, ring के थ्रू चला जाएगा, लेकिन ring के जो रिंग का जो बॉडी है, द रिंग का जो पेरिफेरी, उसको टच करते हुए अंदर जा रहा है। मतलब दोनों के डायमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि रिंग बहुत बड़ा है और बॉल आराम से पास कर रहा है, नहीं, रिंग को टच करते हुए ही मेटल बॉल उसके थ्रू पास कर रहा है। इसका मतलब है द मेटल बॉल इज जस्ट पासिंग थ्रू द रिंग, जस्ट पासिंग थ्रू द रिंग। ओके, बट आफ्टर what after what do we do? After some time we heat it, we heat the ball, and on heating the ball, when we are trying to pass this ball through the ring, what we are observing, that this ball is not able to pass through the ring. Earlier it was able to pass through the ring, it was just able to pass through the ring, but now the ball is not able to pass through the ring when we have heated the ball. Why? Because on heating the ball has expanded, बॉल का साइज एक्सपैंड हो गया है, और अवश्य ही इसके वजह से उसकी डायमीटर थोड़ी बढ़ गई है, तो अभी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि रिंग का डायमीटर और बॉल का डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। बॉल रिंग को जस्ट टच करते हुए पास कर रहा था, लेकिन अभी हीट करने से बॉल का डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से अब ये पास नहीं कर रहा है। सो दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स कि यस, थर्मल एक्सपेंशन हैपेंस इन सॉलिड्स। एंड what kind of thermal expansion is it? Is it linear expansion, superficial expansion और cubical expansion? याद करो लेक्चर 4 में ये जो 3 टर्म्स हमने बोला, हमने डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में? द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहां पर इस बॉल का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो इसको बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन, राइट? लेट अस रीड व्हाट इज रिटन। जो मैंने बताया वही है। Take a ball and ring setup. This is shown in the figure below. It consists of a metal ball and a ring. The metal ball, देखो क्या लिखा हुआ है, the metal ball just slips, यानी just passes through the ring when both are at room temperature. दोनों ही room temperature में ball just slip करके अंदर जा पा रहा है। Now heat the ball on a burner and place it over the ring. We will notice that the ball does not pass through the ring. The reason, what's the reason? They can ask you the reason in exam. What will you observe and give a reason for your observation? ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट के बारे में वो जरा सा लिख देंगे, उसके बाद वो पूछेंगे कि हीट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तुम्हारा ये आंसर होगा, वी विल नोटिस या वी विल ऑब्जर्व दैट द बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग।
फिर वो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि आप रीजन बताओ, तो रीजन ये लिखना, द रीजन इज दैट ऑन हीटिंग द बॉल एक्सपैंड्स, बॉल एक्सपैंड कर गया, एंड बिकम्स बिगर इन डायमीटर देन द रिंग, रिंग के डायमीटर से इसकी डायमीटर बड़ी हो गई है। दैट्स द रीजन, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द बॉल कूल्स डाउन बाय इटसेल्फ, कुछ देर बाद देखोगे कि बॉल धीरे धीरे फिर से रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तो फिर से वो पास कर जाएगा। सो नाउ अलाउ द बॉल टू कूल बाय इटसेल्फ, तुमको अलग से ठंडा नहीं करना है, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम अगेन प्लेस इट ओवर द रिंग, वी विल नोटिस दैट द बॉल नाउ पासेस थ्रू द रिंग। तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जैसे ही उसकी टेम्परेचर डाउन हुई, हल्का सा ठंडा हो गया, ठंडा होने से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एंड नाउ इट पासेस थ्रू द रिंग। दिस इज बिकॉज ऑन कूलिंग द बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये भी पूछता है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम व्हेन द बॉल कूल्स बाय इटसेल्फ, तो तुमको लिखना होगा ये वाला एक्सप्लेनेशन। सिंपल है ना, कुछ है नहीं, वेरी वेरी इजी। इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। There is no, rocket science over here. Very simple. Now there's a second experiment. Let us read it. Take a bar and gauge setup as shown in figure 6.4a. It consists of a metal bar. एक bar and gauge setup लिया गया जिसमें एक metal bar है and a metal gauge attached with a handle. The bar just fits into the gauge when both are at room temperature. चलो फिगर को देखते हैं, किस फिगर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को गौर से देखना है, द बार जस्ट फिट्स इनटू द गॉज। ओके, लेट अस सी द फिगर। यहां पर देखो, इसको बोलते हैं, ये वाला सेटअप जो लिया गया है, गॉज एंड बार, ठीक है। तो गॉज एंड बार लिया गया है, इसमें ये जो बार है ये इस गॉज के अंदर जा पा रहा है, अंदर ऐसे फिट हो जा रहा है, लेकिन जस्ट स्लिप करके अंदर जा रहा है। यानी जब ये अंदर जा रहा है तो इस दोनों का फेसेस, इसका ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस टच करते हुए, ये जो बार का सरफेस है ये गॉज के सरफेस के साथ टच करते हुए ये बार अंदर के तरफ जा पा रहा है। इट इज कंप्लीटली एबल टू गेट इनटू द बार, इज कंप्लीटली एबल टू गेट इनटू द गॉज, द कैविटी ऑफ द गॉज, बट इट इज जस्ट पासिंग इनटू द गॉज। मतलब वही बात है कि टच करते हुए अंदर जा रहा है। बट नाउ आफ्टर हीटिंग इट, व्हाट डू वी सी, that the bar does not fit into the gauge. ये बार जो है, अब हीट करने के बाद जब हम इसको अंदर कैविटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तब देख रहे हैं कि अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्या है, एक्सपेंशन हो गया है, इसका भी क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया है। एक्सपेंशन होने की वजह से ये अंदर नहीं जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये देखेंगे कि ये आराम से फिर से जा पा रहा है। सो लेट अस रीड इट। इट इज अगेन वेरी सिमिलर टू द बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट. Now heat the bar and try to fit it into the gauge. We will notice that it does not fit into the gauge. Now, this is because the bar expands on heating and it becomes longer than the gap provided in the gauge. Okay, so this length basically increases. In fact, overall volume of the gauge increase, overall volume of the bar increases, but here in this कॉन्टेक्स्ट वी आर रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर लेंथ ना, ये लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो फिर अंदर वो नहीं जा पा रहा है, इसीलिए ये लॉन्गर हो गया एंड इट इज नॉट फिटिंग इनटू द गॉज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउ अलाउ द बार टू कूल बाय इटसेल्फ, यू विल नोटिस दैट द बार कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड अगेन फिट्स इनटू द गॉज। वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। कमिंग टू दिस टॉपिक, लीनियर एक्सपेंशन. नाउ वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन in lecture 4. Have you watched it? I'm telling you, I'm reminding you again and again. If you really want to study sincerely and seriously, you have to attend all the lectures, the previous lectures, okay, in a sequence. Just watching any video randomly will not help you much. So if you watch it in a proper sequence, in a systematic manner, only then you will be benefited. Okay, so लेक्चर 4 में मैंने बताया था लीनियर एक्सपेंशन का बेसिक डेफिनेशन. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देम, डू वॉच इट. नाउ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, मैंने बोला था कि कोई अगर पतला तार है या कोई भी रॉड है जिसका लेंथ मैटर करता है, थिकनेस के कंपैरिजन में लेंथ काफी बड़ा है, तब उसको जब हम हीट करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, और उस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन. When a solid in form of a rod or a wire is heated,
only the linear expansion is effective. Effective का मतलब that only matters because उसका जो thickness है वो negligible increase होता है length के comparison में. तो length में काफी ज्यादा remarkable increase होता है. So length का जो increase है that is effective. So that is increase in length is effective. The increase in length of a metal rod on heating depends on the following three factors. Again, a very, very important topic has come up. A place where you can get a good amount of question. In fact, the 3 marks question is possible from these 3 points. तो यहाँ पर पूछा है कि increase in length किन 3 factors पे depend करेगा. एक मैंने तार ले लिया, इसका लेंथ पहले मान लो 10 सेंटीमीटर था हीट करने के पहले, इसको फिर मैंने हीट किया, हीट करने के बाद इसका लेंथ हो गया 10.2 सेंटीमीटर. ओके, तो लेंथ का तो इंक्रीज हो गया, कोई डाउट नहीं है. हीट करने के बाद इसका लेंथ बढ़ गया ना 0.2 सेंटीमीटर. तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ, इंक्रीज इन लेंथ हुआ, कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर, यानी 10.2 minus 10 that is 0.2 centimeters का increase हुआ. So this increase, this value 0.2 centimeter, this increase in length will depend on, this depends on number 1 watt, number 2 watt and number 3 watt. It depends on, tell me, that is written over here, the original length of the rod. Original length क्या था हीट करने के पहले, उस पर डिपेंड करता है. एक फैक्टर ये हो गया ओरिजिनल लेंथ. इसको फिर हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक पॉइंट को, लेकिन अभी मैं तीनों पॉइंट्स लिखता हूं, तीनों फैक्टर्स. ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस रॉड और दिस वायर उस पर डिपेंड करेगा. दूसरा कि हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया. पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, अभी हमने इसको 50 डिग्री तक हीट कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 50 minus 20 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो वो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है. ज्यादा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ भी होगा, कम इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो कम इंक्रीज इन लेंथ होगा. इसीलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. और तीसरा जो फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करता है वो है मटेरियल ऑफ द रॉड. किस मटेरियल का बना है. अगर हम कॉपर का तार लेते हैं, एल्यूमिनियम का लेते हैं, आयरन का तार लेते हैं और तीनों सेम लेंथ का लेते हैं, तीनों को हम अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर करें तो देखेंगे तीनों में इंक्रीज इन लेंथ विल बी डिफरेंट, क्योंकि मटेरियल तीनों का अलग अलग है. भले तीनों में हम इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम दिए, तीनों का ओरिजिनल लेंथ सेम था, इसके बावजूद तीनों का मटेरियल अलग अलग था ना, एक कॉपर था, एक आयरन था, एक एल्यूमिनियम था, जिसकी वजह से increase in length yani linear expansion will be different in different wires because the material of the rod or of the wires is different in different wires. Okay, so these are the 3 important factors on which linear expansion of a body depends. In other words, the increase in length of a metal rod or a metal wire depends. The first factor, let us now understand it, the explanation part. Dependence on the original length of the rod. Original length पे कैसे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर, इफ वी हीट 2 rods of same metal, सेम मेटल ले लो, जैसे कॉपर का ही ले लो, एक तार ये भी कॉपर का है और एक छोटा सा पीस लिया कॉपर का, ये भी कॉपर का है, दोनों ही सेम मेटल का है. देखो लिख दिया है, इफ वी टेक 2 rods या 2 wires of same metal but one short and the other long. देखो फिगर में भी देखो, मैंने एक कॉपर वायर छोटा सा बनाया है और एक लंबा है उससे ज्यादा. ओके, टू द सेम राइज इन टेम्परेचर, और दोनों में हम सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर देते हैं. मान लो इसका भी टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, दोनों को हम हीट किए और बना दिए 50 डिग्री सेल्सियस. 20 से कितना इसको हीट करने के बाद दोनों का टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए, यानी दोनों वायर्स में चेंज इन टेम्परेचर सेम है. कितना है चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना चेंज किया 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 30 डिग्री सेल्सियस. इसमें भी 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों तार में चेंज इन टेम्परेचर भी हमने सेम किया, दोनों का मटेरियल भी सेम है. इसके बावजूद हम क्या देखेंगे, वी विल फाइंड दैट द लॉन्ग रॉड एक्सपैंड्स मोर देन द शॉर्ट रॉड. देखेंगे कि लॉन्ग रॉड, अगर लॉन्ग रॉड
मतलब इसका मान लो इनिशियल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो हीट करने के बाद देखेंगे कि ये 10.2 सेंटीमीटर हो गया है। और अगर ये छोटा तार था, इसका इसका लेंथ मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर था, तो इसको हीट करने के बाद ये मान लो बना है 7.01 सेंटीमीटर। इंक्रीज तो इसमें भी हुआ है, लेकिन 7.01 सेंटीमीटर बना है। तो दोनों केसेस में इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है? पहले केस में इंक्रीज इन लेंथ हुआ है 10.2 माइनस 10 सेंटीमीटर, विच इज 0.2 सेंटीमीटर। सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसमें 7.01 माइनस 7 इज 0.01 सेंटीमीटर का ही मात्र इंक्रीज हुआ है। तो देखो, इंक्रीज इन लेंथ इज नॉट सेम इन बोथ केसेस। जो लंबा वायर है उसमें ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ हुआ है, जो छोटा वायर है उसमें कम इंक्रीज इन लेंथ हुआ है। हालांकि हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम रखा था, मटेरियल भी सेम रखा था, लेकिन ओरिजिनल लेंथ चूंकि अलग अलग था, तो जो लंबा तार था उसमें ओरिजिनल लेंथ बड़ा था ना, जिसमें जिसका ओरिजिनल लेंथ लंबा था वो ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ किया, थर्मल एक्सपेंशन उसमें ज्यादा हुआ। इसलिए क्या लिखा हुआ है? लॉन्गर द रॉड ग्रेटर इज द इंक्रीज इन लेंथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि ओरिजिनल लेंथ पे डेफिनेटली डिपेंड करता है लीनियर एक्सपेंशन। नो कंफ्यूजन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इफ वी हीट टू आइडेंटिकल रॉड्स, दोनों आइडेंटिकल रॉड लेते हैं ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ, दो तार ले लो, दोनों तार कॉपर का है और दोनों तार का इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, ऐसा हमने लिया कि मेटल भी दोनों का सेम, यानी मटेरियल सेम है, ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, लेकिन हम अब क्या चेंज करेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग। मान लेते हैं इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है। बिफोर हीटिंग, लेट बोथ ऑफ द कॉपर वायर्स बी एट द सेम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम फर्स्ट कॉपर वायर को हीट करके इसका हम टेम्परेचर कर देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा कॉपर वायर है जिसका लेंथ भी बिल्कुल सेम है, 10 सेंटीमीटर ही है, लेकिन उसको हम ज्यादा हीट करके इसका हम टेम्परेचर कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखोगे, किस कॉपर वायर में, फर्स्ट वाले कॉपर वायर में या सेकंड वाले कॉपर वायर में ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ हुआ है? ऑब्वियसली तुम खुद समझ पाओगे, बोल पाओगे कि सर आपने ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर जहां किया वहां पर ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा। यानी जो सेकंड कॉपर वायर है वो ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। हो सकता है कि ये 10.4 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाए हीट करने के बाद, और जो पहले वाला कॉपर वायर था उसका 10.2 सेंटीमीटर ही रहे हीट करने के बाद। यानी चेंज इन टेम्परेचर इन द फर्स्ट वायर इज लेस, and in the second wire the change, not change in temperature, sorry, the change in length of the first wire is less because the change in temperature is less over there, and in the second wire the change in length is more because the change in temperature is also more. So what do we find? तो पढ़ते हैं, one to a more temperature and other to a less temperature, increase in temperature। किसी को हम ज्यादा increase in temperature किए, किसी को उससे कम increase in temperature किए। We find that the rod, let me zoom it out, we find that the rod heated to a more temperature expands more than the rod heated to a less temperature. Simple. Thus, more the increase in temperature of the rod, greater is the increase in length. Very simple. This is what I have told. No confusion. जितना ज्यादा temperature में increase होगा उतना ज्यादा length में भी increase होगा. And the third point, the third factor, dependence on material of the rod. If we heat two rods of same length का दो रॉड ले लिया, but one copper and another of iron, and we will heat it also to the same rise in temperature, दोनों में हम equal increase in rise in temperature किए, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर भी दोनों वायर में सेम है, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग है। बट सो व्हाट वी विल फाइंड दैट कॉपर रॉड एक्सपैंड्स मोर देन आयरन रॉड। ओके, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसका मतलब द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज नियरली 3/2 टाइम्स, यानी 1.5। 3/2 का मतलब क्या? 1.5, 1.5 यानी 1.5 गुना ज्यादा, 3/2 टाइम्स द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आयरन रॉड। तो लोहा
का जो रॉड है, आयरन रॉड में जो इंक्रीज होगा उसका 1.5 गुना ज्यादा, लगभग 1.5 गुना ज्यादा कॉपर रॉड में इंक्रीज होगा. Thus, the increase in length of a rod depends on material of the rod. Okay, so these three factors are very important. You have to understand it, learn it, and now you should be able to explain it in your own words. Okay, so आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं. ये जो आगे का टॉपिक है बायमेटालिक स्ट्रिप से हम लोग लेक्चर नंबर 6 में कवर करेंगे. And it is coming very soon. So as not to miss the upcoming lectures, it is vital, very important that you press the subscribe button and also the bell icon and turn on all the notifications so that whenever I put a video, you get a notification in your phone. Thank you. God bless you and take care, children.